रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जग में, जान परत सब कोई। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 29वें चैनल में आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व के कुछ चैनलों में हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों के सहयोग, उनके बताए हुए रास्ते को अपनाकर और उनके संघर्ष को जानकर किस तरह अंग्रेज़ों को रजामंद करके फर्स्ट इंडिया एक्ट और सेकेंड इंडिया एक्ट बनाने के लिए अंग्रेज़ों को सहमत किए। और इसी कड़ी में 1931 में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ। इस सर्वे का यह उद्देश्य था, इस सेंसस का यह उद्देश्य था, कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ जो सेंसस के लिए हुआ। और इस सेंसस का क्या उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, अधिकार विहीन है, मानवाधिकार सहित तमाम अधिकारों से विहीन है, उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर इन डिप्रेस्ड क्लास के लोगों में से कुछ लोगों को अधिकार, वो भी आधा अधूरा अधिकार दिलाने में बाबा साहेब सक्षम हुए, अधिकार दिला पाए। 1931 का जो जातीय सेंसस था, वह जिस मकसद से हुआ था वह मकसद पूरा नहीं हो पाया। जिन लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, उन लोगों को बहका दिया गया। जो चंद चालाक लोग थे, और बताने में कोई गुरेज नहीं है कि इनमें कांग्रेस और गांधी जी का भी नकारात्मक रोल था। गांधी जी और कांग्रेस का नकारात्मक रोल था, और चंद चालाक लोगों की कुत्सित मानसिकता के कारण, उनके षड्यंत्र के कारण जिन लोगों को बाबा साहब के साथ जाना चाहिए था, वो ऊंचा उठो अभियान के तहत, अर्थात उनकी जाति को पहले नीचा बताया जाता था, अब ये लोग बाबा साहब के संघर्ष में शामिल होकर उनके साथ जाकर लाभ नहीं ले लें, और जो शोषण का शिकार होते रहते हैं और इस व्यवस्था से जिनको फायदा होता है, ये बेनिफिशियरी क्लास के लोग नहीं चाहे कि जो विक्टिम है, जो डिप्रेस्ड है, उनको भी अधिकार मिले। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपोर्ट इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिन लोगों के लिए प्रावधान संविधान में करवाए, उनकी तादाद 25% ही लगभग थी। बाद बाकी अधिकांश लोग छूट गए थे। उसमें से कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, समझदार और जागरूक लोग थे, जिनको लगा कि हम बाबा साहब के साथ जाकर अच्छा करते, नहीं जाकर हम लॉस में रहे, हम उसका परिणाम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भुगतते रहेंगे। ऐसा न हो। बाबा साहब अम्बेडकर आगे जब मौका मिले तो इन लोगों के लिए काम करें। इसके लिए ये लोग एक कार्यक्रम किए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, हजरत महल पार्क में, बेगम हजरत महल पार्क में कार्यक्रम किए। और इस कार्यक्रम में वैसे लोग शिरकत किए जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा
गोलमेज कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट के तहत जिन लोगों को अधिकार दिलवाए, उसके इतर जो लोग अधिकार लेने लायक थे, जो लोग शोषित थे, जिन्हें शोषण मुक्त करवाया जाना जरूरी था, ऐसे लोग शिरकत की। बतौर चीफ गेस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर को ये लोग बुलाए। बाबा साहेब अम्बेडकर लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क में जो 24 अप्रैल 1948 को कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में शिरकत की। बाबा साहेब के मन में ये क्षोभ नहीं था कि ये लोग चूंकि हमारे साथ नहीं आए, हम जो स्ट्रगल कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर इनकी बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे थे, ये लोग साथ नहीं दिए तो इनके प्रति मन में कोई क्षोभ हो, ऐसा बाबा साहब को नहीं हुआ। बाबा साहब साफ मन से उस कार्यक्रम में शिरकत की। और बाबा साहब अम्बेडकर जब उस कार्यक्रम में शिरकत किए तो उस समय बाबा साहब मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर, और उस हिसाब से वहाँ का तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत भी उस कार्यक्रम में आए। चूँकि कैबिनेट मिनिस्टर की बात थी, बाबा साहब अम्बेडकर कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो शिष्टता के कारण गोविंद वल्लभ पंत भी उस कार्यक्रम में शिरकत की। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपना स्पीच देने लगे तो स्पीच देने के दरमियान बेहिचक कहे बाबा साहब अम्बेडकर अगर किन्हीं लोगों से मदद मिलता था तो मदद ज़रूर ले लेते थे, सहयोग ज़रूर ले लेते थे, उनकी शुभकामना ज़रूर ले लेते थे, लेकिन उस शुभकामना के बदले में गलत बात को स्वीकार नहीं करते थे। जैसे जो शुभकामना देने वाले हैं और वो गलत बोले तो बाबा साहब हाँ में हाँ मिलाएं, ये बाबा साहब की फितरत नहीं थी, बाबा साहब की आदत में ये बात शुमार नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर निसंकोच अपने स्पीच में कहे कि जो ब्राह्मण या सवर्ण आपको हे दृष्टि से देखते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत भी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, गरिमामयी इनकी उपस्थिति है, और इनकी उपस्थिति में हम बता देना चाहते हैं कि जो सवर्ण, जो ब्राह्मण आपको मनुष्य नहीं समझता हो, मानवाधिकार से वंचित रखता हो, मैं नहीं कहता कि जो अछूत है उनके साथ आप रोटी बेटी का संबंध करें, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि आप लोग एक हो जाते हो, ये अछूत और स्वछूत जितने दोनों डिप्रेस क्लास के लोग हैं, दोनों एक हो जाते हो, तो ये लोग जो जातीय आधार पर तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारी तरक्की को नापसंद करते हैं, ऐसे लोग तुम्हारे जूते का फीता बांधने और खोलने में गर्व का अनुभव करें। बाबा साहब अम्बेडकर का यह अमोघ संदेश था। यह अमोघ संदेश बाबा साहब अम्बेडकर किसके लिए दिए? वहाँ के ओबीसी लोगों के लिए दिए और अछूत लोगों के लिए दिए। तो इस संदेश से अगर बाबा साहब का यह संदेश समझ ले लोग, और उस समय भी समझ लेते, तो आज भी जो दुर्दिन हम देख रहे हैं ये हमें नहीं देखना पड़ता। हालांकि उनके इस तरह के स्पीच देने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। और हाहाकार मचने के बाद ये हुआ कि ये कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद, इतना विद्वान होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ये क्या बोल गए। बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली लौटे, पंडित नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर से कहे कि ये बाबा साहब आप ऐसा बोले, ये बोलना आपको शोभा नहीं दिया, इसलिए अच्छा हो कि जो आप बोले हैं उस पर पुनर्विचार करते हुए उसको चेंज कर दें। बाबा साहब अम्बेडकर बोले ठीक है, मैं दोबारा अपना विचार व्यक्त करूंगा मीडिया के सामने।
मीडियाकर्मी आए, मीडिया वाले आए और बाबा साहेब अम्बेडकर जो 24 अप्रैल को बोले थे हूबहू वही बात उस समय भी बोले और कहे कि लोग मुझे कहते हैं अपनी बात बदल लेने के लिए, तो मैं अपनी बात कभी नहीं बदलता। कंटेंट की तो बात छोड़ो, कोमा और फुल स्टॉप भी मैं नहीं बदला करता। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। और बाबा साहेब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो संविधान बनाने में भी जो छूटे हुए लोग थे, जो फर्स्ट इंडिया एक्ट और सेकेंड इंडिया एक्ट के तहत जो भारत का संविधान बना था, तो उसमें जो लोग छूट गए थे तो उनका भी सबसे पहले ख्याल बाबा साहेब किए। 3 आर्टिकल को भारतीय संविधान में शामिल किए, आर्टिकल 340, 341, 342। तो 340 आर्टिकल जो छूट गए लोग थे, जिन्हें आज ओबीसी कहा जाता है, ऐसे लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में विशेष प्रावधान किए ताकि इनकी तरक्की, इनकी खुशहाली और शोषण मुक्त होने की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो। इसके बाद शेड्यूल कास्ट का ख्याल किए आर्टिकल 341 के तहत, और फिर 342 जो बना वह शेड्यूल ट्राइब के लिए बना। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और जिस तरह का कमिटमेंट था कांग्रेस का बाबा साहब के साथ कि अभी आप जो सेपरेट सेटलमेंट की बात है उसको आप छोड़ दें और हम आपकी सारी बात जो शोषण मुक्त समाज और देश बनाने के लिए होगा, हम आपकी सारी बात को मान लेंगे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी से मिलकर उनको उनका वादा याद दिलाए। तो नेहरू जी आनंद फानन में 1 मेंबर कमीशन का गठन किए, काका कालेलकर कमीशन, और उस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो विशेष सुविधा से छूटे हुए शोषित लोग हैं, उनके लिए एक लिस्ट तैयार किया जाए, सर्वे करके तैयार किया जाए। काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट 1953 में आया। 53 में रिपोर्ट आने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर 2 मुद्दा पर नेहरू जी से भेंट किए, बात किए कि काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट लागू किया जाए और जिस सेपरेट सेटलमेंट की बात थी, इस डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए अलग भूखंड दे करके एक जगह बसा करके जो माइनॉरिटी बिखरे हुए लोग हैं, स्कैटर्ड लोग हैं, इनको सेग्रीगेट कैसे किया जाए, एक जगह कैसे किया जाए। तो इसके लिए नेहरू जी से जब बाबा साहब मिले तो नेहरू जी बोले कि देखिए, हम तो आपको कहे थे, लेकिन जब हम लोगों से विचार विमर्श किए तो अधिकांश लोगों की राय ये है कि जो काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है, तो वह काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाए, और साथ ही साथ जो काका कालेलकर थे तो वह भी रिपोर्ट में सकारात्मकता के साथ रिपोर्ट पेश किए, लेकिन अलग से एक लाइन लिखे कि यह मेरा निजी विचार है कि इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाए। ये अलग से लिख करके जो रिपोर्ट बनाए उससे अलग हट करके लिख करके दिए। और साथ ही साथ हमारे जो शुभचिंतक हैं जिनके साथ हम विचार विमर्श किए, उनका कहना है कि इन भूमिहीनों को अगर भूमि देकर सेपरेट सेटलमेंट करवा दिया जाए तो फिर जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस का दारोमदार है, कांग्रेस जिनके ऊपर खड़ी है, कांग्रेस जिनके ऊपर बैठी हुई है, जिन पर कांग्रेस का अस्तित्व है, तो ऐसे लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम सेपरेट सेटलमेंट को भी लागू करने में सक्षम नहीं है। अर्थात ओबीसी समाज के लिए और अछूत समाज के लिए जो सेपरेट सेटलमेंट की बात थी और ओबीसी के लिए काका कालेलकर कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, नेहरू जी उसे रद्दी के टोकरा में डाल दिए। तब बाबा साहेब अम्बेडकर समझ गए कि हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ
ये छल हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि अब मैं आगे आगे चलूँगा, आप लोग पीछे पीछे चलो और लोगों को संगठित करके, एजुकेट करके, जागरूक करके, राजनीतिक सत्ता लेकर के हम समाज के सारे शोषित लोगों का दुख दूर करेंगे। तो कहने का गर्ज है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रयास किए, संविधान में जो प्रावधान किए, जो उनकी सदास्यता थी, जो उदार भावना थी, जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर बिना क्षोभ का, बिना गुस्सा का, बिना पूर्वाग्रह का, प्रिजुडिस का संविधान में प्रावधान करके और जीवन भर ओबीसी समाज के लिए, जिसे आज ओबीसी कहा जाता है, उस समय तो डिप्रेस क्लास कहा जाता था, ऐसे लोगों के लिए अपना पूरा जीवन लगाए। और अभी भी ओबीसी को अधिकार नहीं मिल पाया है। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के सारे ओबीसी और अछूत लोग दोषी हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संदेश 24 अप्रैल 48 को दिया गया, उस पर लोग गौर नहीं किए। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले वीडियो में हम पुनः इससे भी अच्छा तथ्य के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। इसी तरह का वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार।